नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आपकी। उम्मीद करता हूं बढ़िया चल रही होगी। और अब तो टॉपिक एक एक करके आप लोगों को क्लियर होने लगे हैं, चीज़ें समझ में आने लगी हैं और शायद आप मुझे अपना भी चुके हैं पूरी तरीके से। विद्या प्रकाशन की इन क्लासेस के द्वारा मैं आप लोगों से जुड़ा और कोशिश करता रहा लगातार इस बात की कि मैं आप लोगों के लिए एक सही मायने में एक अच्छा टीचर साबित हो सकूं। मेहनत बहुत करता हूं, मैं कोशिश करता हूं अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया समझा सकूं ताकि आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास हो। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को डीएनए या आरएनए की दोनों की संरचनाओं के बारे में समझाया था और बहुत डिटेल में मैं वहां तक गया था। आज मैं शुरुआत करूंगा कुछ पुरानी बातों के रिवीजन के साथ। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ कि डीएनए और आरएनए में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। तो अंतर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और रिवीजन भी पुरानी बातों का होता रहेगा। पुरानी बातें आपके दिमाग में घूमने लगेंगी, राइट। और कहीं पर वीडियो में कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रोकिए, रिवाइंड करिए और फिर दोबारा से प्ले करिए। तो लगातार 2-3 बार जब आप मुझे सुनेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कई बार बच्चों देखिए, सब्जेक्ट तो मुश्किल है, जीव विज्ञान एक मुश्किल सब्जेक्ट है, साइंस के सभी सब्जेक्ट थोड़ा सा दिक्कत तो करते ही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ही है कि समझ में नहीं आते। समझ में आते हैं, बस ये है कि एक बार में नहीं आते तो 2 बार में, 2 बार में नहीं आते तो 3 बार में, लेकिन समझ में पक्का आ जाते हैं। तो यहां मैं शुरू कर रहा हूं आप लोगों के साथ डीएनए और आरएनए का अंतर। देखिए, पहली बात जो मैं डीएनए और आरएनए की मैं शुरू करना चाहूंगा बच्चों, इसी बात का रिवीजन लूंगा कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है या आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। बच्चों, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए में मेन, अब हम अंतरों की बात करेंगे। पूरा नाम तो हमने याद कर लिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। बच्चों, पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा आप लोग अपने नोटबुक में एक पॉइंट वाइज नोट भी करते रहें मेरी बात को, क्योंकि अगर आप लिखते रहेंगे तो और जल्दी याद होता चला जाएगा। प्यारे बच्चों, पहली बात यह है कि डीएनए कहां पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के अंदर के ऊपर डीएनए की उपस्थिति होती है, जीन्स जिसे हम बोलते हैं। जबकि आरएनए न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में। तो डीएनए की प्रेजेंस न्यूक्लियस के अंदर और आरएनए की प्रेजेंस मेनली साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में होती है। हां, एक छोटी सी मात्रा आरएनए की न्यूक्लियस में भी मौजूद हो सकती है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए दूसरी बात करते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं। जबकि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, केवल एक ही श्रृंखला पाई जाती है। तो डबल हेलिकल और सिंगल हेलिकल बोलते हैं इन स्ट्रैंड्स को, इस स्ट्रक्चर को। अब बात करते हैं कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं बच्चों।
तो डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, तो टोटल हो गए 4 नाइट्रोजनस बेस। आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, केवल रिप्लेसमेंट होता है एक बेस का। थायमिन की जगह पर आ जाता है यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन अपनी जगह पर एज यूजुअल होते हैं। यानी कि अब 4 बेस आरएनए में कौन कौन से हो गए? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। राइट, तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा यानी कि शुगर का नाम क्या होता है? डीएनए में पाए जाने वाली शुगर को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जबकि आरएनए में पाई जाने वाली शुगर को बोलते हैं राइबोज शुगर। यानी कि डीऑक्सीराइबोज और राइबोज ये 2 शुगर उपस्थित होती है आपके डीएनए और आरएनए के अणुओं में। राइट, तो आई थिंक आप लोगों को यह बात भी क्लियर हो गई होगी। और बच्चों अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे हम आपसे। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं आपसे बात करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि प्यूरिन और pyrimidine, जैसे कि आप लोग जानते हैं 2 कैटेगरीज हैं नाइट्रोजनस बेस की, तो इसमें प्यूरिन और pyrimidine का अनुपात डीएनए में समान होता है, जबकि आरएनए में दोनों का अनुपात यानी कि प्यूरिन और pyrimidine का अनुपात समान नहीं होता। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया। अब मैं समझ रहा हूं कि आप लोग लगातार नोट कर रहे हैं इन पॉइंट्स को, जो कि डीएनए और आरएनए का डिफरेंस आपको बता रहे हैं। बच्चों नोट नहीं कर रहे हैं तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, दोबारा शुरू कीजिए और नोट करते चले जाइए, क्योंकि जब तक डायरी में या रजिस्टर में आप लोग नोट नहीं करेंगे टॉपिक दिमाग के अंदर नहीं घुसने जा रहा है। और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। यदा कदा कहीं कहीं ये एक आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, लेकिन बहुत रेयरली। तो बच्चों ये डिफरेंसेस आप लोगों को मैंने क्लियर किए हैं, मैं समझता हूं पूरी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे नए टॉपिक की। माय डियर स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए प्रतिलिपिकरण बोलते हैं इसको हिंदी में। डीएनए प्रतिलिपिकरण और डीएनए का ये रेप्लिकेशन वॉटसन एंड क्रिक ने प्रस्तुत किया था। क्या होता है, क्या मतलब है प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन का? बच्चों डीएनए एकमात्र एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, डीएनए एक केमिकल कंपाउंड है। हमने सारी संरचना पढ़ी है, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स से मिलकर के डीएनए तैयार होता है। लेकिन डीएनए एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है विश्व में केवल मात्र एक इस पृथ्वी पर जो अपने आप रखा रखा 1 से 2 और 2 से 4 में कन्वर्ट होता चला जाता है। यानी कि अपने आप 1 अणु से 2 अणु बन जाएंगे और 2 से फिर 4 बन जाएंगे, 4 से फिर 8 बन जाएंगे, 8 से फिर 16 और इस तरीके से लगातार इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। यही तो रिप्रोडक्शन भी है और यहीं से रिप्रोडक्शन प्रारंभ भी हुआ।
आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। एक केमिकल मॉलिक्यूल अपने आप अपनी फोटोकॉपीज तैयार कर रहा है, अपने जैसे मॉलिक्यूल्स तैयार कर रहा है, और यही घटना कहलाती है रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण। तो आज मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या होता है और कैसे होता है। यह पूरा विस्तार से प्रस्तुत किया गया वाटसन एंड क्रिक, दो महान वैज्ञानिक जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, और साथ में मेजेल्सन और स्टाहल, मैथ्यू मेजेल्सन पूरा नाम था इनका, और फ्रैंकलिन स्टाहल, इन दोनों ने मिलकर के एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और सिद्ध कर दिखाया कि वास्तव में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए का स्ट्रक्चर, एक और बात यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर या रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। अब आप कहेंगे ये सेमी कंजर्वेटिव यानी कि प्रतिकृतियन क्या होता है? हिंदी में इसको प्रतिकृतियन बोलते हैं। और मैं फिर एक बार आपको बार बार हर लेक्चर में दोहराता हूं कि टर्मिनोलॉजी हिंदी में ना तैयार करके इंग्लिश में तैयार करें। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। बच्चों, हायर एजुकेशन में जाने पर आपको यह हिंदी की टर्मिनोलॉजी आपका साथ देने वाली नहीं है। हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दौड़ में तो भाग लेना ही है हम लोगों को, और संपूर्ण विश्व में इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी फॉलो हो रही है। तो हम कहीं हिंदी और इंग्लिश की ट्रांसलेशन के विवाद में फंस कर न रह जाएं। मेरी एक राय यही है कि इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी तैयार करें ताकि आपको हायर एजुकेशन में सहायता हो और एक नए सिरे से पूरी तैयारी दोबारा से ना करनी पड़े। तो बात करते हैं डीएनए के सेमी रेप्लिकेशन की। मेरे पीछे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की, देखिए मेरे पीछे स्लाइड पर जो आप लोगों को एक चित्र बना हुआ नजर आ रहा है, जिसके नीचे लिखा हुआ है कि डीएनए के अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन यानी कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का वाटसन क्रिक प्रतिरूप, जिसमें ऊपर की तरफ शुरुआत में एक स्ट्रक्चर दिखाया गया, एक मॉलिक्यूल दिखाया गया है, और नीचे ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। ये कुछ इस तरीके से दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए हैं। बच्चों, अगर ध्यान से इस चित्र को देखते हैं तो इनके दो अलग अलग जो स्ट्रैंड्स हैं, इनमें एक स्ट्रैंड अपने पीछे वाली जनरेशन से आ रहा है, ये वाला, और इधर ये वाला, जबकि दूसरा स्ट्रैंड ये जिसको मैंने ये बनाया है, ये नया बना है। यानी कि एक डीएनए के दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए, ये खुल के ये अलग अलग चले गए। देखिए, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से क्लियर करता हूं। ये डीएनए है, दोबारा देखिएगा, ये डीएनए है और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए। तो ये जो दो अलग अलग स्ट्रैंड जो खुले हैं, ये तो पेरेंटल डीएनए से आए हैं, मातृ डीएनए से आए हैं, पीछे वाले डीएनए से आए हैं। अभी रेप्लिकेशन के दौरान एक नया स्ट्रैंड इस पर बनता है और एक नया स्ट्रैंड इस पर बनता है, और इस तरीके से दो पुराने स्ट्रैंड्स पे दो नए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को चित्र में। यही कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि अर्ध संरक्षी। आधा पीछे से आया और आधा नया बना, तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन इसका नाम है बच्चों। अब थोड़ा सा जिक्र मैं करूंगा मेजेल्सन और स्टाहल के
प्रयोग का कि क्या उन्होंने क्या प्रयोग किया, उन्होंने क्या दिखाया अपने इस प्रयोग में। बच्चों, उन्होंने एक कल्चर किया एक एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया का, और इसके डीएनए में नाइट्रोजनस बेस जो कि नॉर्मली N14 होता है, आप लोगों को पता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है, उन्होंने इसके अंदर N15 डाल दिया, यानी कि जो नाइट्रोजन था वो अब इसके अंदर N15 हो गया और इसको रेप्लिकेशन करने के लिए छोड़ दिया। बच्चों, मैं इसको एक बार आपको दोबारा बताना चाहूंगा। यहां पर ये हमारा डीएनए है और इसमें नाइट्रोजन है N15, राइट। यहां पर इसमें इन्होंने NH4Cl का जो प्रयोग किया उसमें नाइट्रोजन 15 था, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन 15 पहुंच जाता है। अब इसका रेप्लिकेशन होता है और इसमें से एक स्ट्रैंड इधर गया और दूसरा स्ट्रैंड दूसरी तरफ गया और एक नया स्ट्रैंड इस पर भी बना और एक नया स्ट्रैंड इस पर भी बना। तो जो पुराना स्ट्रैंड था बच्चों, पीछे से जो आया था उसमें तो N15 मिला, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड था उसके अंदर जब नाइट्रोजन को देखा गया तो इट वाज N14। ये N14 ही था। इसका मतलब यहां पर ऐसा ही दूसरे वाले इसमें भी सेम वही हुआ जो इसमें हुआ था। इसका मतलब ये हुआ बहुत आसानी के साथ मेजल्सन और स्टाहल ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि भाई जो N15 वाला स्ट्रैंड है वो पीछे से आया है और जो N14 वाला स्ट्रैंड है वो नया बना है। बात पूरी तरीके से क्लियर थी कि N14 का स्ट्रैंड नवनिर्मित न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड है और इसको दोबारा भी अगर हम रेप्लिकेशन करने के लिए भेजते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हुआ, तो आप पाएंगे कि एक में तो N14 थे दोनों, क्योंकि पीछे से जो आया वो भी N14 और जो नया बना वो भी N14, जबकि दूसरे वाले में एक N15 था जो पीछे से आया और एक N14 था जो नवनिर्मित था। तो मेजल्सन और स्टाहल का ये प्रयोग इस बात को पूरी तरीके से सिद्ध करता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन यानी कि प्रतिलिपिकरण होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। मैं समझता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये जो चित्र है इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा पूरी तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और मेजल्सन और स्टाहल के इस चित्र को भी देखते हैं हम लोग। यहां पर वही सब कुछ दिखाया गया है जो कि आपको मैंने अभी अभी बताया था। आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, और कुछ कसर अगर कहीं रह गई होगी तो उसको हम इस चित्र के द्वारा पूरी कर सकते हैं। तो मेजल्सन और स्टाहल के इस एक्सपेरिमेंट का चित्रीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। बच्चों, बात करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डीएनए का रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन किन चरणों में पूरा होता है, किस प्रकार से पूरा होता है, मैं एक एक करके आप लोगों के सामने
स्टेप्स लूंगा, समझाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। देखिए बच्चों, एक चित्र मैं आप लोगों के सामने खींच रहा हूं। ये चित्र पूर्णतया प्रदर्शित करता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। बच्चों, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेप्स सारे ही क्लियर होते चले जाएंगे, आपको कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हर स्टेप में एक एंजाइम का प्रयोग हुआ है। यहां पर एक प्रश्न आप लोग कहेंगे कि ये एंजाइम क्या होता है। बच्चों, पूरी तरीके से ये प्रक्रिया केमिकल है और हर केमिकल रिएक्शन में एक कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी लिविंग बॉडी जिसके अंदर ये प्रक्रिया चल रही है उसका तापक्रम निश्चित होता है। उसी तापक्रम पर कोई भी केमिकल रिएक्शन जब तक संपन्न नहीं हो सकती जब तक कि उसमें एक कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम का प्रयोग ना किया जाए, और हर स्टेप में यहां पर एंजाइम का प्रयोग होना ही है। और आपको इन एंजाइम्स के नाम स्टेप के साथ साथ नोट करते हुए चलना होगा, क्योंकि अगर टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझना है आप लोगों को तो नोट तो करना ही होगा, और नोट भी उस तरीके से जैसा हम आपको बताएंगे। आपको हर स्टेप के साथ उसके एंजाइम्स को नोट करके चलना है, आपको बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले क्या होता है? पहला स्टेप होता है डीएनए ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का सक्रियकरण यानी कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसमें एक्टिवेट होते हैं। कैसे एक्टिवेट होते हैं बच्चों? इसके फर्स्ट स्टेप में इनका जो एक्टिवेशन देखिए, डीएनए साइलेंट पड़ा हुआ है, इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है और इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए यहां पर फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेटीकरण होगा। इसके अंदर फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ते चले जाएंगे, यानी कि सबसे पहले एटीपी जब जुड़ेगा तो मोनोफॉस्फेट एटीपी, फिर डाइफॉस्फेट एटीपी से और अंत में ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होगा। तो ये फॉस्फेट का लगातार किसी में भी जुड़ना फॉस्फेटीकरण या फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। और इसके बाद आपका डीएनए एक्टिव हो जाता है। अब वो तैयार है रेप्लिकेशन के लिए। और दूसरा स्टेप, डीएनए अणु अब अनकॉइल्ड हो जाते हैं। अनकॉइल्ड हो जाते हैं डीएनए अणु। अनकॉइल यानी कि अनवाइंडिंग, दोनों ये एक तरफ और दूसरा अलग, ये अनकॉइल्ड होगा। और इस अनकॉइल्ड होने में जो एंजाइम काम करता है आप लोग नोट करेंगे, उसका नाम वो कहलाता है टोपोआइसोमेरेज। क्या कहलाता है बच्चों? TOPO आइसोमेरेज। स्पेलिंग नोट कर लेंगे आप लोग। टोपोआइसोमेरेज नाम का एंजाइम डीएनए को अनवाइंड होने में, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग होने में सहायता करता है। ये टोपोआइसोमेरेज दो प्रकार के होते हैं, टोपोआइसोमेरेज 1 और टोपोआइसोमेरेज 2। तो ये टोपोआइसोमेरेज नाम के
ये दोनों ही एंजाइम हेल्प करते हैं और इन दोनों जो स्ट्रैंड्स या कुंडल होते हैं उनको अलग अलग कर देते हैं। और इसके बाद यहां पर जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पॉइंट कहलाता है इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होना है उसको इनिशिएशन पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई। यहां से इस उद्भव बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होता है हमारा नए डीएनए का निर्माण। और प्यारे बच्चों, यहां पर जो अलग अलग स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है एक आरएनए प्राइमर का। सबसे पहले निर्माण होगा आरएनए प्राइमर का निर्माण, और उसके बाद आरएनए का जो प्राइमर का निर्माण है ये आरएनए पॉलीमेरेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। आरएनए पॉलीमेरेज, मैं नाम लिखूंगा आपके सामने, स्पेलिंग आप लोग नोट करेंगे क्योंकि ये नाम इंग्लिश में ही लिखना है। आरएनए पॉलीमेरेज नाम के इस एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर बनता है और उसके बाद छोटे छोटे पीस डीएनए के बनते चले जाते हैं। यानी कि आरएनए के एक प्राइमर के बाद अलग अलग डीएनए के छोटे छोटे पीसेस का निर्माण, और साथ साथ बेस पेयर्स भी इसके साथ में जुड़ते चले जाएंगे, जैसा कि मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूं। आरएनए प्राइमर के बाद जो भी छोटे छोटे खंड यानी कि सेगमेंट्स डीएनए के बनते हैं उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहा जाता है। ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। तो यहां पर जब ये निर्माण होता है नई चेन का, यहां पर डीएनए पॉलीमेरेज और पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज, डीएनए पॉलीमेरेज एंड नोट करिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज नाम की ये एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरीके से यहां पर ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनते चले जाते हैं। बाद में ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट एक एंजाइम लाइगेज की हेल्प से, लाइगेज वो एंजाइम है जो हमेशा डीएनए के पीसीस को चिपकने में सहायता करता है। डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम की सहायता से ये आपस में सारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स चिपक जाते हैं, और लास्ट में जो आरएनए प्राइमर जो सबसे पहले बना था वो आरएनए प्राइमर टूट टूट करके अलग हो जाता है, और फिर यहां पर भी एक डीएनए का स्ट्रैंड रिप्लेस हो जाता है, और इस प्रकार से इस रिप्लेसमेंट के बाद ये सारे आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक नया स्ट्रैंड आप देख सकते हैं कि तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रैंड आपके सामने प्रस्तुत हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेशन के बाद दो स्ट्रैंड एक मॉलिक्यूल से दो नए मॉलिक्यूल तैयार हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस तरीके से ये सारी घटना घटती है। आप लोगों को एक एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों। पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें, पूरी तरीके से डिपेंड ना करें मेरे लेक्चर पर। यद्यपि लेक्चर को तैयार करने में
बहुत शोध किया गया है, लेकिन संभवतः कुछ पॉइंट्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी ऐसे मिलेंगे जो आपका बुद्धि का विकास निश्चित रूप से करेंगे। और मैं साथ साथ आभारी हूं विद्या प्रकाशन का कि जिन्होंने इन कक्षाओं का निर्माण कराया, बच्चों के बारे में कुछ अतिरिक्त सोचा, और वास्तव में जो लोग अतिरिक्त सोचते हैं वो धन्यवाद के पात्र होते हैं। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद विद्या प्रकाशन को। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।